आज मैं फिर आप सभी के लिए सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बीईओ और अन्य संबंधी परीक्षाएं जहां पर हिंदी पूछी जाती है उससे संबंधित कुछ नोट्स लेकर के आया हूं। जो पिछले दिन मैंने लास्ट वीडियो मेरा जो था वर्णमाला पर, जिसमें मैंने स्वरों के बारे में पूरी जानकारी दी, वर्णों के बारे में पूरी जानकारी दी, आज हम व्यंजन के उच्चारण के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को कुल मिलाकर 8 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन अर्थात जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग से कोमल तालु को स्पर्श होता है उसे कंठ व्यंजन कहा जाता है। तो जो भी क वर्ग के व्यंजन होते हैं जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये जो हैं वो कंठ व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है हमारा तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन का मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है उसे हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे च वर्ग के सारे वर्ण और श और य तालव्य व्यंजन हैं, यानी च, छ, ज, झ, ञ, श और य, ये तालव्य व्यंजन हैं। मूर्धन्य व्यंजन, कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जो कठोर तालु होता है, तालु का हिस्सा जो होता है ऊपर हमारे जीभ के ऊपर, उसको तालु बोलते हैं। तालु के मध्य का भाग जो होता है वो मूर्धा होता है। जब जिह्वा की उल्टी नोक का निचला भाग मूर्धा को स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सारे मूर्धन्य व्यंजन हैं। अगला है दंत्य व्यंजन। दंत्य व्यंजन यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांत को स्पर्श करती है उसे दंत व्यंजन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं त वर्ग के सभी भी त, थ, द, ध व स, ये जो है वो दंत व्यंजन हैं। अगला है ओष्ठ्य व्यंजन। ओठों के मदद से बोले जाने वाले जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सब ओष्ठ व्यंजन हैं। बिना ओठों को मिलाए हम नहीं बोल सकते हैं, बिना अलक्य नहीं बोल सकते हैं। आप बोल करके देख सकते हैं इसको। दंतोष्ठ व्यंजन, जहाँ पर दांत और ओठ दोनों का प्रयोग हो। जिन व्यंजनों में उच्चारण में निचला ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है वो दंतोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण व है, व। ठीक है। अब वत्सर्य व्यंजन। वत्सर्य व्यंजन का मतलब होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी मसूड़े यानी वत्स को स्पर्श करती है तो उसे वत्सर्य व्यंजन कहा जाता है। जैसे न, र, ल, इसमें आप बोल करके देख सकते हैं कि आपकी जीवा क्या होती है, मसूड़े को टच कर रही है। और आखिरी है स्वर यंत्रमुखी या काकल्प व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्रमुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है उसे स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहा जाता है, या फिर काकल्प व्यंजन भी उसे ही कहा जाता है। कभी कभी ये पूछ देता है स्वर यंत्रमुखी व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, तो हमको याद होना चाहिए कि काकल्प व्यंजन। और किसका स्थान, किसका बोलने का स्थान क्या है ये हमें याद रहेगा तो हम निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर हमारा किसी भी परीक्षा में इससे ज़रूर पूछता है। अगला है कि ये जान जाएं कि केवल यही नहीं विभाजन का समाप्त होता है, इनके बोलने के आधार पर भी, जैसे ये केवल इन्हीं 8 वर्गों में नहीं बटे हुए हैं, और भी इनके वर्ग हैं। जैसे आधार उनके अलग अलग हैं। पहला है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर ये जान जाइए कि 2 तरह के होते हैं, घोष व अघोष। घोष का मतलब होता है, अघोष का मतलब होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष व्यंजन कहा जाता है। तो ये आसान लैंग्वेज में आप याद कर सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का मतलब आपने पढ़ा होगा कि जितने भी क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सारे हैं। इन सारे वर्ग के
जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है, व्यंजन वर्ण होता है, उसी को अघोष ध्वनि कहा जाता है या फिर अघोष व्यंजन कहा जाता है। जैसे क ख, च छ, ट ठ, त थ, प भ, प फ, ये क्या है? ये अघोष व्यंजन हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। घोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, ये जस्ट अघोष का अपोजिट है। उसमें स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो, उन स्वर तंत्रियों में कंपन हो उच्चारण के समय, उसे घोष व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन घोष व्यंजन कहलाता है। जैसे ग घ अंग, ज झ इय, ड ढ ड़ इत्यादि। ये सारे व्यंजन क्या हैं? ये घोषत्व के आधार पर बांटे गए व्यंजन हैं। तो याद रखना है कि अघोष कौन कौन से हैं? जितने भी वर्ग बांटे गए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उसके पहले और दूसरे वर्ण क्या हैं? अघोष ध्वनि वाले होते हैं, यानी अघोष व्यंजन हैं। और घोष कौन कौन से हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। अगला है प्राणत्व के आधार पर। देखिए, प्राणत्व के आधार पर यानी वायु, प्राण का मतलब हो गया यहाँ वायु से। प्राणत्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब है जहाँ पर कम सांस लेकर के भी बोला जा सके। जैसे जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछ देता है कि किन व्यंजनों को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, मतलब पहचानने को दे देता है। तो उसके लिए हमको याद होना चाहिए कि जो भी हमारे 5 वर्ग हैं, उनमें से पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। जैसे क वर्ग में क ग अंग, च वर्ग में च ज इय, ट वर्ग में ट ड ड, ट ड अंग, और फिर त वर्ग में त द न, प वर्ग में प ब म। अब आगे चलते हैं महाप्राण। महाप्राण मतलब कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले वहाँ पर महाप्राण व्यंजन होता है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा व चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण ध्वनि का होता है। जैसे ख घ, छ झ, ठ ढ इत्यादि। अब देखिए, उच्चारण के दृष्टि से ध्वनियाँ जो होती हैं वो भी 3 भाग में बांटी गई हैं। इसमें से पहला है संयुक्त ध्वनि, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियों का परस्पर संयुक्त होकर बोला जाता है, उसे संयुक्त ध्वनियाँ, वो ध्वनियाँ संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत, प्रकर्ष। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक ही व्यंजन में 2 से अधिक व्यंजन युक्त हैं, और ये प्रमुखतः तत्सम शब्दों में ही पाया जाता। तत्सम का मतलब होता है जो शुद्ध शब्द होते हैं। संयुक्त ध्वनि, एक ध्वनि जब 2 ध्वनियों से जुड़ी होती है तब वह संयुक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल कंबल का दिया है। कंबल में जो म शब्द है वो क और ब के बीच में आता है, और इन्हीं के साथ यह बोला जाता है, तो ये संयुक्त ध्वनि है। युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि का मतलब है जब एक ही ध्वनि द्वित हो जाए, यानी 2 बार हो जाए, तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे अक्षण्य, उत्फुल्ल, दिक्कत, प्रसन्नता। यहाँ आप देख रहे हैं एक ही शब्द 2 बार आए हुए हैं, तो ये जो हैं वो युग्मक ध्वनियाँ हैं। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कि जिससे ये जानकारी केवल आप तक ही न सीमित रहे और लोगों को भी मिल सके।